स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है। लास्ट में हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स चैप्टर को पढ़ा था। यहाँ पे हमको नया चैप्टर शुरू करना है और अब हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशंस। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दैट विल बी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोग सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे दैट इज चैप्टर 2, नेम इज सॉल्यूशंस, ठीक है। अब रही बात चैप्टर 2 के बारे में, तो स्टार्टिंग में कुछ बातें हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगती है वो हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देख ले, थोड़े से हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं ताकि आगे जाने के बाद हमको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको जो देखना है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली ऐसा होता है एक सोल्यूट होता है, एक क्या होता है सोल्यूट, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हमको कंप्लीटली सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे। सोल्यूट का मतलब होता है जिसका जो ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है या जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट से जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट, और बाकी जो रहेगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। एग्जांपल के लिए मैंने बोला 3 ग्राम of NaCl is dissolved in 100 ml of water, या तो मैं यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर भी कर सकता हूँ, मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर भी कर सकता हूँ। इफ हमको डेंसिटी पता चलेगा तो डेंसिटी से हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब हमने यहाँ पे जो NaCl है ये सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, और इन दोनों को मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, इनका एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, और इस सॉल्यूशन में वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये कंपोनेंट जो रहेगा वो ज्यादा क्वांटिटी में है, एंड दैट्स व्हाई दिस कंपोनेंट इज कंसीडर्ड एज अ सॉल्वेंट, और इस कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे सोल्यूट, ठीक है। तो ये बहुत आसान है ये आइडेंटिफाई करना कि विच विल बी सोल्यूट एंड विच विल बी सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कंपोनेंट रहेगा उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, और जो कम क्वांटिटी में रहेगा उसको हम लोग सोल्यूट बोल देंगे, ठीक है। कभी ऐसा होता है एक से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 4 ग्राम ऑफ MgCl2 प्लस 6 ग्राम ऑफ NaOH, इनको डिसॉल्व किया H2O में, और H2O को लिया मैंने 200 ग्राम। इसको ml में लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। डेंसिटी पता रहेगी तो हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाटर का है, तो यहाँ पे जो वाटर रहेगा इट विल कंसिडर्ड एज ए सॉल्वेंट, और ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो सोल्यूट का काम करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 3 है। दिस इज 1 MgCl2, NaOH रहेगा सेकंड, और वाटर जो रहेगा ये थर्ड रहेगा। तो कंपोनेंट को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होने चाहिए, वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा, जो कम रहेगा उसको सोल्यूट बोलेंगे, और इन दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि सभी जगह सेम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे भी
हमारे पास सेम कंटेनर है, ठीक है। अब इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज रीजन ए, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट सी एंड दिस इज पार्ट डी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ये एम, एन, ओ और पी। इस कंटेनर को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कंटेनर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस कंटेनर को भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ गैस ऐड किया, H2 गैस, और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ H2O ऐड किया, कुछ अमाउंट ऑफ H2O ऐड किया, ठीक है। तो क्या होगा, हमने जो अमाउंट, देखो हम ये मान के चलते हैं कि इसका कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो रहेगा, ये मान के चलते हैं कि 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। हमने यहाँ पे 200 ml वाटर को ऐड किया, हमने यहाँ पे 200 ml को वाटर को ऐड किया। तो क्या होगा, इस MnOP में से कौन से रीजन में वाटर का क्वांटिटी मैक्सिमम रहेगा? क्वेश्चन समझे क्या पूछा मैंने? इफ हम यहाँ पे 4 पार्ट में इस कंटेनर को डिवाइड करते हैं और ये पूछते हैं कि हमने इसका कैपेसिटी 1 लीटर है, लेकिन हमने यहाँ पे ओनली 200 ml वाटर को ऐड किया, तो इस 200 ml वाटर को ऐड करने के बाद क्या होगा, कौन से 4 रीजन में से कौन से रीजन में वाटर का क्वांटिटी मैक्सिमम रहेगा? इनमें, इसमें O और P में। इसका मतलब ये पूरे कंटेनर में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है कि अनइक्वल है? इस पूरे कंटेनर में इस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल है। सो दिस इज कॉल्ड एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे कंटेनर में वाटर का, वो अनइक्वल है। लोअर पार्ट में ज्यादा वाटर है और अपर पार्ट में कम वाटर है। हम H2 गैस की बात करते हैं। अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 100,000 डेसीमीटर क्यूब इसका कैपेसिटी है, और यहाँ पे हमने 50 डेसीमीटर क्यूब गैस को ऐड किया, तो क्या होगा? कैपेसिटी 1000 डेसीमीटर क्यूब है और हमने यहाँ पे ओनली 50 डेसीमीटर गैस को ऐड किया, तो क्या होगा? ABCD किस रीजन में H2 गैस का क्वांटिटी मैक्सिमम रहेगा? 4 रीजन में से कौन से रीजन में H2 गैस का क्वांटिटी मैक्सिमम रहेगा? किसमें? सोचने तो यही लगता है कि A, C और D में मैक्सिमम होना चाहिए ना, सोचने में तो यही लगता है कि C और D में मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये गैसीय स्टेट में होने की वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे को हम बोलेंगे यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस, और अनइक्वल होगा तो उसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस। यहाँ पे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का मतलब नहीं समझाया मैंने ये समझाया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने ये बताया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का मतलब क्या होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जितना रीजन उसको मिला है, पूरे रीजन में वो अच्छे से फैला है, इट मीन्स इट इज होमोजीनियस। जितना पार्ट उसको मिला है उसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट में उसका क्वांटिटी ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर पार्ट में उसका क्वांटिटी कम है, तो उसको बोलेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने वाटर को डाला है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे भी हमने वाटर को डाला है। दोनों में वाटर है जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। अब ये हुआ कि हमने यहाँ पे एक कंपाउंड A और B को ऐड किया, यहाँ पे हमने कंपाउंड C और D को ऐड किया। तो इसमें ऐसा हुआ, ये हमारा कंटेनर X और कंटेनर Y। तो कंटेनर X में ऐसा हुआ, ये AB के जो पार्टिकल्स है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गए।
Eb के पार्टिकल सॉल्यूशन में मतलब वाटर में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हम इसकी बात करते हैं तो C और D के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो गए और ऐसे कम है। तो अब मैंने पूछा पार्टिकल्स का सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूशन x और y में से किस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, x में, और किस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, y में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये A और B जो है ये सोल्यूट है, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, सोल्यूट। यहाँ पे जो वाटर रहेगा ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे C और D इज अ सोल्यूट। तो सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में ऐड किया तो होमोजेनियस मिक्सचर बना। यहाँ पे सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में ऐड किया तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बना। ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। ठीक है, ये कब होगा, ये तब होगा जब AB वाटर में सोल्यूबल रहेगा तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, CD वाटर में इनसोल्यूबल रहेगा तो वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है कि वो डिसॉल्व है कि नहीं है। अब AB है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे CD का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, और जिसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलेंगे कि वो किसका काम करेगा, इट एक्ट एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ऐसे जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे दो बातें आती है, एक आता है मिक्सचर के बारे में और दूसरा आता है कंपाउंड के बारे में। ठीक है, और ये आई थिंक हमने 11th में पढ़ा था, हल्का सा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं। कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कंपोनेंट का प्रोपोर्शन फिक्स होता है, और मिक्सचर का मतलब होता है कंपोनेंट का प्रोपोर्शन मिक्स नहीं होगा। मतलब हम 2 ग्राम NaCl को हम 100 ml वाटर में ऐड करते हैं तो भी इसका सॉल्यूशन बनेगा, NaCl का सॉल्यूशन बनेगा। मैं यहाँ पे 3 ग्राम NaCl को हम 100 ml वाटर में ऐड करते हैं तो भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन हम तो H2 का रिएक्शन हाफ O2 के साथ करेंगे तो ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। हम यहाँ पे हाफ H2 का रिएक्शन 1 मोल ऑफ O2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे H2O नहीं बनता है। इसका मतलब H2O बनाने के लिए उनका रेशियो जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। सॉल्यूशन में क्या होता है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। और ये जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है नॉर्मली। होमोजेनियस का मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट जो रहेगा वो इक्वली एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको इसका क्लासिफिकेशन देखना है कि सॉल्यूशन को किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब आप बोलोगे सर सॉल्वेंट के हिसाब से इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब हम सॉल्वेंट के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करेंगे कि यहाँ पे रहने वाला सॉल्वेंट कौन सा है। इफ यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, इफ यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है या तो अदर देन वाटर है, अदर देन वाटर, ये दो पॉसिबिलिटी होती है, ये दो पॉसिबिलिटी होती है। इफ किसी सॉल्यूशन में वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट का काम करता है तो इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और इफ कभी ऐसा होता है कि वाटर जो रहेगा मतलब सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर तो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर के अलावा कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं, कभी कभी हम लोग बेंजीन को यूज करते हैं एज सॉल्वेंट करके तो ये भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट का काम करेगा। कभी कभी हम लोग यहाँ पे CH2 को एज सॉल्वेंट का यूज करते हैं, ये भी यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट का काम करेगा। कभी कभी यहाँ पे CCl4 को एज सॉल्वेंट का काम करते हैं, समझे बात को। तो यहाँ पे ये तो ऐसे सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट में हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्वेंट वाटर नहीं है,
इफ सॉल्वेंट वाटर है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, इफ सॉल्वेंट वाटर नहीं रहेगा तो ऐसे इसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है NaClAq, तो आपको समझ जाना है कि NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया। NaCl इन Aq का मतलब होता है यहाँ पे हमने NaCl को Aq में डिसॉल्व किया, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ये आपको कंसीडर कर लेना है। और वैसे भी वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसका मतलब जितने भी सॉल्यूट होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स जो रहेंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक्वस होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, सॉरी नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे हम ऑयल की बात करते हैं, नॉन पोलर है तो वो बेंजीन में सोल्यूबल होगा, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी उस टाइम पे हम लोग नॉन पोलर मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज करते हैं, और जब नॉन एक्वस सॉल्वेंट रहेगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है ये आता है फिजिकल स्टेट के हिसाब से। किसके हिसाब से, फिजिकल स्टेट के हिसाब से। फिजिकल स्टेट के हिसाब से मतलब 3 स्टेट पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कभी ऐसा हो सकता है सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड स्टेट में है। एलॉयज, एलॉयज में क्या होता है, मेटल को मेटल के साथ मिक्स करते हैं, तो जिस मेटल का क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट का काम करेगा, उसमें जिस मेटल का क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट का काम करेगा। तो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, जिसमें वन मेटल इज एक्ट एज अ सोल्यूट एंड सेकंड मेटल इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट, सही है। तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड स्टेट में है। कभी ऐसा हो सकता है सोल्यूट सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, NaCl को वाटर में ऐड किया तो NaCl सॉलिड स्टेट में है, वाटर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, तो सॉलिड इन लिक्विड बन गया। पहला कौन सा था, सॉलिड इन सॉलिड बन गया था, अब हमने सॉलिड इन लिक्विड बना दिया, सही है। अब क्या हुआ, लिक्विड इन गैस बना सकते हैं, या तो गैस इन लिक्विड बना सकते हैं। गैस इन लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल जो सोडा वाटर हम पीते हैं तो उसमें तो प्रेशर से क्या करते हैं, CO2 गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सो इट इज अ टाइप ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। कभी कभी दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है, कभी कभी दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन हमको पहले का स्टेट नहीं देखना है, हमको मिक्स होने के बाद का स्टेट देखना है। जैसे हमको लगता है कि NaCl जो सॉलिड स्टेट में होता है और इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे जो लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये वाला सॉल्यूशन होमोजेनियस बनेगा या हेटेरोजेनियस बनेगा, ये वाला होमोजेनियस बनेगा या हेटेरोजेनियस बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस बनता है। होमोजेनियस का मतलब वो होमोजेनियस तब बनता है जब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब वो उसमें सोल्यूबल होगा। तो इफ ये NaCl वाटर में सोल्यूबल होता है तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब होता है इनिशियली NaCl सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड स्टेट में था, लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा तो पूरे सॉल्यूशन का स्टेट जो रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। मतलब यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हुआ। पहले का स्टेट हमको कंसीडर नहीं करना है, हमको होमोजेनियस के लिए बाद का स्टेट कंसीडर करना है कि मिक्स करने के बाद उनका स्टेट कैसे हुआ, और मिक्स करने के बाद उनका दोनों का स्टेट सेम है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम इसको एज अ होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। और इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट, दैट इज डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको जितना देखेंगे उतना कम ही है, ठीक है, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, हल्का सा मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब,
अभी तो बताया था एक नंबर ऑफ, देखो मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, कितने कंपोनेंट चाहिए इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, मिनिमम कितने कंपोनेंट चाहिए हमको, मिनिमम 2 कंपोनेंट चाहिए, वन विल बी सोल्यूट एंड सेकंड विल बी सॉल्वेंट। इफ कभी ऐसा होता है देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। जब नंबर ऑफ कंपोनेंट का क्वांटिटी 3 रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनरी कंपोनेंट, या तो हम इसको बोलेंगे 4 रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टरनरी, ठीक है ऐसे। तो सॉल्यूशन बाइनरी भी होता है, ट्राइनरी भी होता है, क्वार्टरनरी भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो सॉल्यूशन देखते हैं या तो वो बाइनरी होते हैं या तो वो ट्राइनरी होते हैं, लेकिन उन दोनों में से भी मैक्सिमम टाइम पे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को देखते हैं, हम ट्राइनरी सॉल्यूशन को बहुत कम देखते हैं, ठीक है। तो जब हमको इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो मोस्टली हमको बाइनरी कंपाउंड्स के ऊपर ही ध्यान रखना है, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब एक कंपोनेंट का काम कहां पे पड़ेगा, जब आप कभी रीड करते हो, ठीक है, जब हम रीड करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है जस्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी 2 सो इट विल बी बाइनरी, इफ नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी 3 इट विल बी ट्राइनरी, इफ नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी 4 इट विल बी क्वार्टरनरी, ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंपोनेंट देखना पड़ेगा। जैसे NaCl को वाटर में ऐड किया, एक NaCl है एक वाटर है, वही कंपोनेंट है, तो इट इज अ टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस पूरे चैप्टर में हमको बाइनरी सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, बाकी की तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अब साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के हिसाब से कैसे होगा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है सोल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता। जैसे हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के पहले हम NaCl को देख सकते हैं ना NaCl को, कि मेरे हाथ में NaCl है, तो हम NaCl को देख रहे हैं क्योंकि उसका पार्टिकल साइज इतना है कि हम उसको नेकेड आइज से देख पाते हैं। और जैसे मैंने इसको सॉल्वेंट में ऐड करके स्टर कर दिया तो क्या हुआ, जैसे मैं स्टर करते जाऊंगा तो उसमें NaCl के पार्टिकल्स अपीयर होते जाएंगे, डिसअपीयर होते जाएंगे। जैसे मैंने सॉल्वेंट में NaCl को डिसॉल्व किया वाटर में और उसको स्टर कर रहा हूं, तो उसमें जो NaCl के पार्टिकल्स रहेंगे वो अपीयर होते जाएंगे या डिसअपीयर। अब डिसअपीयर हुआ इसका मतलब गायब हो गए? नहीं, वो गायब नहीं हुए, उनका वो डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने की वजह से पार्टिकल का साइज छोटा लगा। जैसे हमने सॉलिड स्टेट में देखा था, एक NaCl के पार्टिकल में, छोटे से पार्टिकल में n नंबर ऑफ Na+ और Cl- होते हैं, वो 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इतना बड़ा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है 3D वाला, वो आपको एक पार्टिकल में दिखाई देता है। और जैसे उस छोटे पार्टिकल को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो सभी के सभी Na+ और Cl- टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से उनका साइज इतना कम हो जाता है कि वो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखाई देता है। दैट इज द रीजन, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड को जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो डिसअपीयर की वजह से, हमने ऐसा देखा था ना 3D स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ऐसे, ठीक है। फिर हमने यहां से भी एक लाइन ड्रॉ की थी, इस प्रकार से, ठीक है, डायग्राम थोड़ा ज्यादा वीक है, ठीक है ऐसे। फिर हमने यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ की थी इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ पे Na+ था, Cl- Na+, Cl- Na+ ऐसे, और ये फाइंड किया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो एक पार्टिकल में ऐसे n नंबर ऑफ 3D स्ट्रक्चर होते हैं, एक पार्टिकल जो हमको हाथ में रखते हैं, जब इसको सॉल्वेंट में ऐड करेंगे ना तो ये सभी छुट्टा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और जैसे वो अलग अलग हो जाएगा तो उनका साइज एकदम से कम हो जाएगा, और साइज कम होने की वजह से वो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखेगा।
ठीक है, तो इसीलिए वो पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज कॉल्ड एज कोलोइडल सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। थर्ड इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में हम लोग नॉर्मली इसको डिवाइड करते हैं। जब ऐसा होता है सोल्यूट पार्टिकल का साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ये नॉर्मली आंखों से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जब सोल्यूट पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। और जब इनका पार्टिकल साइज 1 से लेकर 1000 के नैनोमीटर के बीच में होता है तो हम इनको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री करके, उसमें हमको कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में कोलोइडल सॉल्यूशन, अब यहीं पे क्लासिफिकेशन बता दिया, वहां पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर एक टॉपिक है बड़ा सा इन सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, इसको हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, मुझे आपको शायद ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in given amount of solvent at normal condition। That is called as solubility। मतलब नॉर्मल कंडीशन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैंने बोला कि नॉर्मल कंडीशन में हम 1000 ml वाटर में, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, 1000 ml वाटर में हम यहाँ पे 150 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर सकते हैं। कितना? इतना। तो इसका सोल्यूबिलिटी क्या हो गया? इसका सोल्यूबिलिटी हुआ 150 ग्राम पर लीटर। समझे बात को? सही बात है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट नॉर्मल कंडीशन। डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट नॉर्मल कंडीशन। तो 100 ml वाटर में 1 लीटर वाटर में, एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, मतलब एग्जैक्टली इतना वैल्यू हमने कंपेयर नहीं किया है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। सो 150 ग्राम ऑफ NaCl हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब उस NaCl का उस सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी क्या हुआ? 150 ग्राम पर लीटर। तो सोल्यूबिलिटी के आप ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो। सपोज मैंने बोला कि 3 मोल्स ऑफ MgCl2 dissolved in 1 लीटर ऑफ H2O। ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। इसका मतलब 1 लीटर वाटर में हम 3 मोल MgCl2 के डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हुआ? 3 मोल। तो इसका सोल्यूबिलिटी कितना हो गया? इसका सोल्यूबिलिटी रहेगा 3 मोल पर लीटर, ठीक है। तो उस एग्जांपल में हमने सोल्यूबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल लिखा, क्योंकि हमने ये काउंट किया कि कितने मोल डिसॉल्व हुए। यहां पे हमने क्या किया? कितना क्वांटिटी डिसॉल्व हुआ वो देखा, कितना मास डिसॉल्व हुआ वो देखा।
तो यहाँ पे हमने सोल्युबिलिटी मास के हिसाब से बताई है, यहाँ पे मोल के हिसाब से बताई है। फर्क कुछ नहीं है, हम मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मास को मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताने का काम कर रहा हूँ कि सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पर लीटर में ही दिया है। सपोज मैंने लिखा इन 2 लीटर्स, तो इसका सोल्युबिलिटी कितना होगा? सोल्युबिलिटी हमेशा पर लीटर में होता है, तो इसका सोल्युबिलिटी कितना हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? 3 moles of MgCl2 is dissolved in 2 liter of water। तो 2 लीटर ऑफ वाटर में हम 3 मोल को डिसॉल्व करते हैं, इसका मतलब हम 1 लीटर में 1.5 मोल को डिसॉल्व करेंगे। सिंपल। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, यहाँ पे लिखा था इन 500 ml of water, in 500 ml of water we can dissolve 150 gram of NaCl। then what is the amount of, what is the solubility of NaCl per liter in water? तो इसमें क्या होगा, हमको मास के हिसाब से सोल्युबिलिटी बतानी है लेकिन पर लीटर में बतानी है, तो कितना होगा? 500 ml में 150, पर लीटर का मतलब 1000 मतलब वॉल्यूम को डबल किया, तो मास कितना होना चाहिए? वो भी डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा दैट इज 300 ग्राम पर लीटर। इज इट सही है ना? हाँ, तो ये कितना होना चाहिए? 300 ग्राम पर लीटर। तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं सोल्युबिलिटी को, ठीक है। अब सोल्युबिलिटी के हिसाब से हम यहाँ पे कंपाउंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम सोल्युबिलिटी के हिसाब से हम कंपाउंड को 3 पार्ट में, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अब सपोज मैंने बोल दिया कि 1000 ml वाटर में हम 200 ml NaCl को डिसॉल्व, 200 ग्राम NaCl, तो हम 1 लीटर में मैक्सिमम कितने ग्राम NaCl को डिसॉल्व करेंगे? 1 लीटर में मैक्सिमम कितने ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर पाएंगे? मैक्सिमम 200 ग्राम को डिसॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब एक बीकर है जिसमें 100 ml वाटर है, सॉरी 1000 ml वाटर है, तो उस वाटर में हमने मैक्सिमम 200 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब इसका कैपेसिटी कितना हुआ? 1 लीटर का 200 ग्राम। अब मैंने इस 1 लीटर में मतलब 1000 ml वाटर में मैंने 100 ग्राम NaCl ऐड किया। कितना? 100 ग्राम। तो वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? अब मैंने 200 नहीं ऐड किया, इस एक कैपेसिटी बताया मैंने। अब 100 ml वाटर में मैंने 200 ml ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? कंप्लीटली डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? कैपेसिटी कितना है 200 ml का? कैपेसिटी कितना है 200 ml का? लेकिन हमने ऐड कितना किया? सॉरी 200 ग्राम, सॉरी कैपेसिटी कितना है 200 ग्राम का, और ऐड कितना कर रहे हैं 100 ग्राम। तो जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा ऐड कर रहे हैं, कम ऐड कर रहे हैं? कम ही ऐड कर रहे हैं ना। और जितना कैपेसिटी है उससे कम ऐड कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है ये डिसॉल्व होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए। कैपेसिटी कितना डिसॉल्व करने की है? 200 ग्राम की। ऐड कितना किया? 100 ग्राम। तो जितना कैपेसिटी है उतना ही ऐड किया या उससे कम ऐड किया? सही है? हाँ, तो जितना कैपेसिटी है उससे कम ऐड किया। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये अनसैचुरेटेड और ऑर्गेनिक का अनसैचुरेटेड दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो जितना उसका सोल्यूबल करने का कैपेसिटी है उससे कम ऐड किया तो अनसैचुरेटेड, जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही ऐड किया तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। सही है? 2 पार्ट्स, वन इज सैचुरेटेड, वन इज अनसैचुरेटेड। तो जितना उसका कैपेसिटी है सोल्यूबल करने का उतना ही क्वांटिटी ऐड करेंगे, दैट विल बी सैचुरेटेड। उससे कम मतलब उससे कम क्वांटिटी ऐड करेंगे सो दैट विल बी अनसैचुरेटेड। एक और आता है, अब इस 1000 ml में हम 200 ग्राम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन पे।
इफ मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो 200 से ज्यादा NaCl डिसॉल्व होगा या 200 से कम? ठीक है, क्या बोला मैंने? इफ हम इसमें 200 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं एट नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर। अब क्या किया मैंने, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने से 200 ग्राम से ज्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व होगा या 200 ग्राम से कम डिसॉल्व होगा? ठीक है, कैपेसिटी कितना है 200, टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, जितना उसका सोल्यूबिलिटी था उससे ज्यादा सोल्यूबल होगा। अब सपोज ये मान लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पे 209 ग्राम डिसॉल्व होगा। कितना? 209 ग्राम। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड। लेकिन ऐसे कंपाउंड की खासियत होती है, अब टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा NaCl डिसॉल्व हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा NaCl डिसॉल्व हुआ, वहां पे ओनली 9 ग्राम NaCl एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुआ। सही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से 9 ग्राम NaCl एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुआ और उसके बाद डिसॉल्व तो हो गया। अब टेम्परेचर को कम किया और नॉर्मल लेके आए तो क्या होगा? अब टेम्परेचर नॉर्मल लेके आ गए तो क्या होगा? इस 209 में से कितना सोल्यूबल होगा? ये तो इतना सोल्यूबल हो गया था तो हमको लग रहा था कि अरे चलो सोल्यूबल हो गया, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर सम टाइम नॉर्मल कंडीशन आ गई तो क्या होगा? इस 209 में से 200 सोल्यूबल होगा, बचा कितना? 9। वो कहां जाएगा? बचा हुआ 9 ग्राम कहां जाएगा? वो सोल्यूबल होगा या नहीं होगा? वो बचा हुआ 9 ग्राम सोल्यूबल होगा या नहीं होगा? वो सोल्यूबल नहीं होगा, वो इनसोल्यूबल रहेगा और यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। सही है। सो दिस इज अबाउट दिस सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो इस प्रकार से हमने जितने भी सॉल्यूशंस के टाइप्स थे, मोस्ट ऑफ द टाइप्स हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको क्लासिफाई करेंगे, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन तो देख लिया हमने, ठीक है, क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया। अब हमको जो देखना है वो देखना है सॉल्यूशंस मेजर करने के टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स। ठीक है, तो अभी हमको सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या तो ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। क्या बोला मैंने? हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना रहेगा और सॉल्वेंट कितना रहेगा, ये बताने का काम जो टर्म करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
तो आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था, कौन से क्लास में पढ़ा था? कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था हमने, कौन से क्लास में पढ़ा था? 11th में, 12th में? और कौन से चैप्टर में? 11th में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन के कुछ टर्म्स देखे थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन, सबसे पहला जो टर्म्स हमने देखा था वो कौन सा था? मोलैरिटी। दूसरा हमने देखा था मोलैलिटी। तीसरा हमने देखा था नॉर्मेलिटी। चौथा हमने देखा था फॉर्मेलिटी। पांचवा हमने देखा था मोल फ्रैक्शन। और सिक्स्थ वाला हमने देखा था, जस्ट अ मिनट, सिक्स्थ वाला देखा था परसेंटेज मास बाय मास। फिर देखा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 8 में देखा था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, सही है। 9th वाले में देखा था पीपीएम, मतलब मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। पार्ट्स पर मिलियन है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करो। पार्ट्स पर मिलियन है तो, पार्ट्स पर बिलियन रहेगा तो 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पार्ट्स पर ट्रिलियन रहेंगे तो 10 टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो इस प्रकार से हम पीपीएम और पीपीबी के बारे में पढ़ा था, पीपीटी के बारे में। क्लियर है? इनमें से कौन सी टर्म नहीं पता? इनमें से कौन सी टर्म नहीं पढ़े थे हमने? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज में इन तीनों में हम 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पीपीएम में हम 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम पीपीबी में हम 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पीपीटी में हम लोग 10 टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं पढ़ा था पहले वो बता। इनमें से कौन सा नहीं पढ़ा था पहले वो बता। आप लोगों ने पहले क्या लिखा चैट में, मुझे वो नहीं पता, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं पढ़ा था मुझे आपको वो बताना है। आपको मुझे वो बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं पढ़ा है, या तो कौन सा नहीं समझा है। ऑल नहीं समझा है ये थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। ऑल नहीं समझा है ये थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। कौन सा नहीं समझा है वो देखना है। फॉर्मेलिटी, चलो फॉर्मेलिटी को देख लेते हैं और फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी को देख के फॉर्मेलिटी को पूरा करने का काम करते हैं, ठीक है। अब पहले फॉर्मेलिटी को बता देता हूं, टाइम रहेगा तो छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ओके, फॉर्मेलिटी दैट इज एम, सॉरी दैट इज एफ। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है फॉर्मूला मास पर लीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दो होते हैं। वन इज मॉलिक्यूलर मास एंड सेकंड इज फॉर्मूला मास, ठीक है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए होता है, और फॉर्मूला मास जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। अब आप बोलोगे सर आयोनिक कंपाउंड के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना वो सिंपल में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था NaCl का एक क्रिस्टल जो होता है उसमें n नंबर ऑफ Na+ और n नंबर ऑफ Cl- है, सही है ना। तो NaCl के एक मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ Na+ है और n नंबर ऑफ Cl- है।
लेकिन आप जब उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो ओनली 1 Na और 1 Cl को ही कंसीडर करते हो, सही है ना। सॉलिड स्टेट में देखा था NaCl के 1 क्रिस्टल में n नंबर ऑफ Na प्लस n नंबर ऑफ Cl माइनस है, लेकिन आपने क्या किया, एक ही Na प्लस और एक ही Cl माइनस को कंसीडर किया। मतलब उसमें आपने सिंपल रेशियो को ढूंढा कि Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो कितना है, 1:1, तो 1 Na और 1 Cl का मास लिया और आपने उसको मॉलिक्यूलर मास बोला था। वो मॉलिक्यूलर मास नहीं हुआ, वो तो फॉर्मूला मास हुआ। तो उस एक क्रिस्टल में जितने भी आयंस है आयोनिक कंपाउंड के, उनका सिंपल जो रेशियो होता है, उस सिंपल रेशियो का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। समझ के बात को, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास फॉर्मूला मास, या तो हम लोग इसको नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे ही कंफ्यूजिंग है जैसे नॉर्मेलिटी का है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फिर हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला देखा था, ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। फिर हमने इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला देखा था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमको फॉर्मूला मास फाइंड करने में दिक्कत होती है, और इसीलिए हम फॉर्मूला मास का ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जिससे आपको फॉर्मूला मास का फॉर्मेलिटी फाइंड करना इजी होगा। तो फॉर्मूला मास का सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट। मतलब NaCl का क्रिस्टल है तो पूरे Na प्लस Cl माइनस का नहीं लेना है, उनके सिंपल रेशियो का लेना है। तो एक Na और एक Cl, इनका जो रेशियो रहेगा उसको बोलेंगे मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला आपको फॉर्मेलिटी बताएगा, ये फॉर्मूला क्या करेगा, आपको फॉर्मेलिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, समझे बात को। तो इफ ये कंफ्यूजन होता है कि फॉर्मेलिटी निकालेंगे कैसे, तो जैसे नॉर्मेलिटी का लिखा था वैसे ही फॉर्मेलिटी का मैंने सिंपल फॉर्मूला लिख के दिया है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने जाने का काम हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिससे हम फॉर्मेलिटी का एक एग्जांपल देखने से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेलिटी को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट दिख रहा है ना, ऊपर जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट फॉर्मेलिटी of a solution, formality of a solution in which 2.03 gram of KNO3 dissolved in 1 liter। हो गया क्वेश्चन। क्या लिखा मैंने, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 0.02 ग्राम ऑफ KNO3 डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके ये बता सकते हो कि इसका फॉर्मेलिटी कितना रहेगा, बता सकते हो? क्या आप काउंट करके ये बता सकते हो कि इसमें इसका फॉर्मेलिटी कितना रहेगा? ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, आप इसके हिसाब से जाओ। ठीक है, 30 सेकंड आपके पास है जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितना रहेगा उसका फॉर्मेलिटी।
क्लियर है? ओके, क्या है मास ऑफ आयोनिक सोल्यूट, इसका मास कितना दिया हुआ है 2.02 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास KNO3 का फॉर्मूला मास कितना है, फॉर्मूला मास मतलब जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर मास, तो फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही होता है, लेकिन फॉर्मूला मास इज ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो फॉर्मूला मास कितना होगा, इसका फॉर्मूला मास होना चाहिए 101 के आसपास इनटू 1, करो कैलकुलेट, सो दैट विल बी 0.02 फॉर्मल, क्या होना चाहिए 0.02 फॉर्मल, ठीक है। सो दैट विल बी द फॉर्मेलिटी ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। जिनको नहीं समझा है उनके लिए मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 2.02 ग्राम, सो दैट इज द मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट। हम KNO3 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, फॉर्मूला मास इज जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर मास, बट फॉर्मूला मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के जैसे होता है, ओनली आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग ये फाइंड करते हैं। इज इट क्लियर, समझा नहीं समझा? फिर ये समझ में आ गया कि इफ उनका मॉलिक्यूलर मास मतलब फॉर्मूला मास 101 है इनटू सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ml में लिखोगे तो 1000 लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे तो आंसर वही आएगा, सो आंसर विल बी 0.02। क्या इसमें किसी को डाउट्स है? कुछ डाउट्स की बात ही नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन, सही है, ओके। तो इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा 0.02, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, अब क्या होगा, एक क्वेश्चन और लिख लो और उसका आंसर आपको ही फाइंड करना है, ठीक है, उसका आंसर आपको ही फाइंड करना है। चलो लिखो क्वेश्चन, मैं बोलता हूं क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, कॉमा 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, 5.85 gram of NaCl is dissolved in 250 ml water, in 250 ml water, then calculate its formality, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl solution in which 5.85 gram of NaCl is dissolved in 250 ml of water। ये अभी सॉल्व नहीं करना है, ये बाद में करना है, ठीक है। और इसका आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हो कि कितना आया करके, ठीक है। तो ये तो बात हुई फॉर्मेलिटी की, ठीक है। सबसे मेन कंफ्यूजन होता है मास बाय मास, वेट बाय वेट, और मतलब मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम में, कि इनमें कंफ्यूजन ऐसा होता है कि इनमें फर्क क्या है, ठीक है। तो पहले वो बताता हूं मैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में फर्क क्या है। अब हम यहां पे लिखते हैं 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट। इसका मतलब यहां पे सोल्यूट कितना रहेगा और सॉल्वेंट कितना रहेगा और सॉल्यूशन कितना रहेगा, तीन बातें, सोल्यूट कितना रहेगा, सॉल्वेंट कितना रहेगा और सॉल्यूशन कितना रहेगा, ठीक है। सोल्यूट कितना रहेगा, सॉल्वेंट कितना रहेगा और सॉल्यूशन कितना रहेगा। 20% वेट बाय वेट का मतलब होता है वेट बाय वेट है तो सोल्यूट भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में रहेगा। सो सॉल्यूशन जो रहेगा दैट विल बी 100 ग्राम मान के चलते हैं, सॉल्यूशन कितना मान के चलते हैं 100 ग्राम। तो उसमें से क्या होगा 20% 20 ग्राम रहेगा सोल्यूट और 80 ग्राम रहेगा सॉल्वेंट, ये एक तरीका हुआ। ऐसे ही आता है सपोज 20% मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिया है, सो दैट विल बी 20 ml सोल्यूट,
80 ml solvent and total solution will be 100 ml। ठीक है, आप 11 की कॉपी को रेफर कर सकते हो। मैंने आपको तभी बोला था जो बातें जरूरी होती है वो पहले बता देता हूं, बाद में आपको ध्यान रखना है। तीसरी कैटेगरी आती है 20% वेट बाय वॉल्यूम की। तो इसका मतलब होता है सोल्यूट कितना होना चाहिए, सॉल्वेंट कितना होना चाहिए। इस वाले कंडीशन में, थर्ड वाले कंडीशन में सोल्यूट कितना होना चाहिए, सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, क्या लगता है? इतना तो कंफर्म है, सॉल्यूशन जो रहेगा वो 100 ml ही रहेगा। सॉल्यूशन कितना रहेगा? 100 ml। सही है, सॉल्यूशन 100 ml रहेगा। हाँ, ये तो ठीक है, 20 ग्राम। सॉल्वेंट कितना रहेगा? सॉल्वेंट कितना रहेगा? इफ टोटल सॉल्यूशन हम 100 ml लेते हैं तो सॉल्वेंट कितना रहेगा? सॉल्वेंट कितना रहेगा? 80 ml। जब सॉल्वेंट 80 ml रहेगा तो सॉल्यूशन 100 कैसे होगा? जब सॉल्वेंट 80 ml रहेगा तो सॉल्यूशन 100 कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है, अब फाइंड करो। ठीक है, तो एक बार 11 की कॉपी देख लेना है। ये सभी के सभी टॉपिक, आपकी जो डिमांड थी फॉर्मेलिटी को वो मैंने पूरी कर दी। बाकी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार आपको वो देख लेना है और कुछ नहीं समझता है तो बाद में पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड हाफ में। थैंक यू सो मच।